Okay, let's get started. So I'll take you through SAP S/4HANA Finance syllabus. Okay, starting with my introduction. My name is Kumar Punekar. I'm a BCom and MBA in Finance educated. I have also done my SAP FI certification, uh, and I have 26 plus years of experience in finance and accounting, including SAP IT. So far, I've handled many profiles in finance and IT. So I started my career as a junior accountant and senior accountant during 1999 to 2005. Then I become a manager accounts during 2005 to 2008. And during this period, I entered into SAP world. I took SAP training. So I become a SAP finance consultant during 2008 to 2015, and 15 to 18 I become a business analyst for the finance. So business analyst should have knowledge of SAP finance and accounting both. ठीक है, business analyst को दोनों का knowledge रहना चाहिए. Then I become a project manager in a multinational company in 2018 और currently मेरा यही profile है. ठीक है. Now we'll understand what is SAP. So SAP is an ERP system where ERP stands for Enterprise Resource Planning. Okay, when multiple processes are inbuilt into one system, that system becomes your an ERP system. Like आपका ये सर्वर एक ही है, ठीक है, इसमें आपको फाइनेंस की प्रोसेस भी मिलेंगी, सेल्स की प्रोसेस भी मिलेंगी, इन्वेंट्री भी मिलेगा, एचआर भी मिलेगा. जिसको जो स्पेशलाइजेशन करना है वो उस मॉड्यूल में अपना काम करके अपना ट्रेनिंग लेगा. ठीक है. सो सिस्टम इज वन बट इट हैज मल्टीपल processes inbuilt that becomes your system as an ERP system. इसका अगर हम लोग definition देखते हैं, so what it says, an ERP system is a collection of softwares, programs which ties an enterprise various diverse functions such as finance, sales, manufacturing, human resource into a cohesive database. SAP का भी अपना एक फुल फॉर्म है. SAP stands for System, Application and Product. ठीक है, इसको हमेशा हम लोग SAP नाम से ही पुकारेंगे. इसको हम लोग सैप नहीं बोलेंगे. जर्मन में सैप का मतलब होता है फूल, बुद्धू. ओके, मान लीजिए आपका कोई इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू पैनल में आपका एक जर्मन बंदा पे बैठा हुआ है, आपका अमेरिकन भी है और इंडियन भी है, और किसी ने आपसे पूछ लिया कि टेल मी अबाउट व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस यू लर्न इन एसएपी. ओके, तो अगर आप रिप्लाई करते हो कि आई लर्न अकाउंट्स पेबल प्रोसेस इन सैप, आई लर्न अकाउंट रिसीवेबल प्रोसेस इन सैप, आई लर्न फिक्स असेट प्रोसेस इन सैप, आई लर्न टैक्सेशन इन सैप, तो ये सैप वर्ड सुन के आपका जो जर्मन इंटरव्यूअर है उसको बुरा लग सकता है और आपका जो इंटरव्यू है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है. सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन, ऑलवेज कॉल इट एज SAP. SAP stands for System, Application and Product in Data Processing. SAP में आपको कुछ भी नया कॉन्फ़िगर करना है, चाहे कंपनी बनाना है, चाहे सेल्स ऑफिस बनाना है, चाहे प्लांट बनाना है, या कोई जीएल का स्ट्रक्चर ही बनाना है. जीएल मतलब जनरल लेजर अकाउंट्स. ओके, तो उसके लिए आपको एक मास्टर कमांड यूज करना पड़ता है, SPRO. इसका फुल फॉर्म है SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट. इसको नॉर्मल कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग कमांड कहते हैं, बट SAP की लैंग्वेज में इसको ट्रांजिशन कोड और शॉर्ट फॉर्म में T कोड कहते हैं. आई शो यू नाउ SAP. जब SAP सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में, मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर में आपका जब इंस्टॉल होता है तो इस टाइप का आइकॉन जनरेट होता है. यहाँ पे लेके आता हूँ. ठीक है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है. यह है आपका SAP का सिस्टम. यहाँ पे आपको कुछ कनेक्शंस दिखेंगे. ये कैसे कनेक्शंस कैसे सेट हुआ है उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा. इस पर डबल क्लिक करेंगे. ठीक है, जैसे आप इस कनेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो आप SAP के अंदर चले जाते हो. हर यूजर का अपना सेपरेट यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, तो आपको आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालना है. जैसे आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो आप हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाते हो. तो ये आपका SAP का सर्वर है या SAP का सिस्टम है जिसमें हम लोग ट्रेनिंग लेने वाले हैं. अब मान के चलिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हो एज एन अकाउंटेंट. ठीक है, और आपका जो डिपार्टमेंट है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट के लिए काम करते हो और आपका जॉब है परचेस एंट्री पोस्टिंग करने का. ठीक है, तो एज अ बिजनेस यूजर एज एन अकाउंटेंट, ठीक है, आपका जो मेनू है वो ये है अकाउंटिंग वाला. तो आप इसके अंदर जाओगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे. ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये कुछ प्रोसेसेस है. जनरल लेजर की प्रोसेस है, अकाउंट रिसीवेबल की प्रोसेस है, पेबल की प्रोसेस है, बैंक है, फिक्स असेट है. मान लीजिए आप अकाउंट्स पेबल के लिए काम करते हो तो आप अकाउंट्स पेबल में जाओगे और आपका जॉब जो है परचेस एंट्री पोस्ट करने का. तो ये है आपकी परचेस एंट्री की स्क्रीन. ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी कंपनी सेट है? पार्ले फूड्स प्रोडक्ट लिमिटेड. मान लीजिए आप
आपकी कोई दूसरी कंपनी, हीरो होंडा कंपनी है, तो आप यहाँ पे जाके अपनी कंपनी भी चेंज कर सकते हो। आपकी कंपनी चेंज हो गई, देखो यहाँ पे हीरो होंडा मोटर्स इंडिया लिमिटेड। अगर आप पार्ले के लिए काम करते हो तो आप फिर से जाके अपनी कंपनी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से अपनी कंपनी जो है वो चेंज कर सकता है। तो आपकी कंपनी यहाँ पे सेट होगी, फिर से पार्ले। अब पार्ले क्या करता है, पार्ले बिस्किट बनाता है, कोल्ड ड्रिंक बनाता है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बिस्किट बनाते हो तो आपको रॉ मटेरियल क्या लगता है, गेहूं लगेगा, वीट लगेगा, शुगर लगेगा, कुछ केमिकल्स लगेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आप कुछ शुगर परचेस कर रहे हो, तो शुगर परचेस आप उसका सप्लायर जो भी होगा, मान लीजिए मलाबार शुगर है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके जो सप्लायर की लिस्ट आपको मिलेंगी। ये सप्लायर की लिस्ट कैसे बनती है, ये भी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मलाबार शुगर से आपने शुगर परचेस किया। मलाबार शुगर जो है मान लीजिए केरला का वेंडर है, तो केरला को वाले वेंडर को आपने 1 मार्च को ऑर्डर दे दिया था कि भाई मुझे 1 लाख रुपए का शुगर चाहिए। उसने उसी दिन उसका ट्रक जो है डिस्पैच कर दिया उसकी फैक्ट्री से, और आपका वो जो ट्रक है आपको आज मिला है 7 तारीख को। तो आप अपने सिस्टम में इसका पोस्टिंग कब करोगे, जिस दिन आपको वो मटेरियल मिलता है। पोस्टिंग डेट से ही आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपडेट होता है। आपके हाथ में जो बिल है उसका नंबर आपने यहाँ पे डाल दिया, अमाउंट आप यहाँ पे 1 लाख डालोगे। जब भी हम लोग परचेस की एंट्री पास करते हैं तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होना चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट और वेंडर अकाउंट क्रेडिट। अब हमने वेंडर की इन्फॉर्मेशन तो डाल दिया, अब परचेस की इन्फॉर्मेशन हमको डालना है, परचेस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमको नीचे डालना है। ठीक है, अब परचेस अकाउंट नंबर अगर आपको याद है तो डायरेक्टली डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे छोटा सा बायनोकुलर का सर्च आइकॉन है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स दिखेंगे, कैश अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स इंडिया, सन्ड्री डेटर्स फॉरेन, कुछ जीएसटी के अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं, बैंक के अकाउंट्स है, देन फिक्स असेट के अकाउंट है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरीज। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पे कुछ टीडीएस के अकाउंट आपको दिख रहे हैं, 194C 194J। ठीक है, देन आपका सेल्स अकाउंट, उसके बाद में आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, प्रोफेशनल फीस अकाउंट, परचेस अकाउंट। हमको क्या चाहिए, परचेस अकाउंट चाहिए, डबल क्लिक। अब परचेस अकाउंट आपका डेबिट होता है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट डेबिट में ही है क्योंकि ये परचेस की एंट्री की स्क्रीन है। देखो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आपके पास में चॉइस है, आप चेंज कर सकते हो डेबिट या क्रेडिट, बट ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कितने लाख रुपए का आप शुगर परचेस कर रहे हो, 1 लाख रुपए का, ये डाल दिया 1 लाख। नरेशन वगैरह डाल देंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। ये एंट्री आपकी रेडी हो गई। अब इसको मुझे सिस्टम में पोस्ट करना है। मैं अभी आपको परचेस का अकाउंट बताता हूं। ये मेरा परचेस अकाउंट है। मेरा अभी जो परचेस हुआ है 22,36,000 रुपए। ठीक है, अब मैं 1 लाख रुपए की और एक एंट्री पास करने वाला हूँ। यहाँ पे आता हूँ। अब बिफोर पोस्टिंग दिस परचेस एंट्री आई वांट टू सी द अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, उसका मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। प्रीव्यू को एसएपी में सिमुलेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सिमुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अकाउंटिंग एंट्री आपको दिखेगा, आपका परचेस अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है और आपका मलाबार जो कि आपका सप्लायर अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। इसको हम लोग करेंगे पोस्ट, मतलब सेव। हो गया, आपके अकाउंटिंग की एंट्री पोस्ट हो गई। इधर आते हो, परचेस अकाउंट में आते हो, ये आपका परचेस अकाउंट है। आपका परचेस कितना था, 22,36,000। अभी 1 लाख रुपए का परचेस और किया है आपने। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये अकाउंट्स को रिफ्रेश करेंगे तो इसमें लेटेस्ट ट्रांजेक्शन भी आ गया। देखो आपका अभी 23,36,000। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये सप्लायर की लिस्ट यहाँ पे कैसे आई है, आपने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, या फिर यहाँ पे जो कंपनी दिख रही है ये कंपनी यहाँ पे कैसे आई, यहाँ पे जो जीएल्स दिख रहे हैं, ये जीएल्स जीएल्स मतलब जनरल लेजर अकाउंट्स यहाँ पे कैसे आए। तो उसके लिए हमको एसएपी की आईटी स्क्रीन में जाना पड़ता है। ठीक है, एसएपी की आईटी स्क्रीन में जाना पड़ता है, और आईटी स्क्रीन में जाने के लिए आपका जो मास्टर कमांड यूज होता है दैट इज SPRO। अभी आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है कि लैपटॉप से, अजय? हमको मास्टर कमांड यूज करना पड़ता है SPRO। ठीक है,
तो आपको जो भी कमांड टाइप करना है एसएपी के, यहाँ पे छोटा सा व्हाइट विंडो दिख रहा है, सारे कमांड आपको यहीं पे यस टाइप करना है। तो यहाँ पे आपने एसपीआरओ कमांड टाइप किया और एंटर बटन प्रेस किया। जैसा आप एसपीआरओ कमांड टाइप करते हो और एंटर करते हो, सिस्टम आपको एसएपी के आईटी की स्क्रीन में लेके जाता है, मतलब बैकग्राउंड में लेके जाता है। ठीक है, अब ये समझता है सिस्टम कि आपको कुछ तो भी नया करना है, मतलब कंपनी बनाना है या फिर सेल्स रिपोर्ट बनाना है या फिर कोई प्लांट वगैरह क्रिएट करना है। ठीक है, ओके तो मेनली आपको क्या करना है, आपने कमांड दे दिया एसपीआरओ, मतलब कुछ तो भी नया करना है, नए में क्या करना है। तो इसके लिए आपको एसएपी रेफरेंस आईएमजी क्या इंप्लीमेंट करना है, कंपनी इंप्लीमेंट करना है, प्लांट इंप्लीमेंट करना है, सेल्स ऑफिस इंप्लीमेंट करना है। इसके लिए आपको जाना है एसएपी रेफरेंस आईएमजी, वेयर आईएमजी स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ठीक है, आईएमजी स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाता है जहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। अभी अगर आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के मेनू में जाते हो आप फाइनेंस मॉड्यूल सीखने के लिए आए हो तो आप फाइनेंस के मेनू में जाओगे। आप अगर मटेरियल मैनेजमेंट सीखने के लिए आए हो तो उसके मेनू में जाओगे। आप अगर सेल्स मॉड्यूल सीखने के लिए आए हो तो सेल्स मॉड्यूल में जाएंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेक्ट सीखने के लिए आए हैं, फाइनेंस में। तो फाइनेंस में आपका कंपनी क्रिएट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एसपीआरओ कमांड टाइप करते हैं तो आपको सिस्टम जो है आईटी की स्क्रीन में लेके जाता है। ठीक है, चलो नाउ कमिंग बैक टू आवर syllabus. Now we will understand the advantages of SAP from an organization standpoint. मान लीजिए कोई कंपनी है, सुजलॉन एनर्जी कंपनी, उनका अभी ओरेकल या जावा में बिजनेस चलता है। नाउ दे वांट टू स्विच देयर बिजनेस से फ्रॉम ओरेकल टू एसएपी। तो जब एसएपी वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो उनको क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले आपका स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस। तो एसएपी में आपको परचेस की प्रोसेस भी मिल जाती, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी मिल जाती, सेल्स प्रोसेस भी मिल जाती, फाइनेंस प्रोसेस भी मिल जाती, एचआर प्रोसेस भी मिल जाती। जब एक ही सिस्टम में आपके सारे प्रोसेसेस मिल जाते हैं तो आपकी बिजनेस की प्रोसेस बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। ठीक है, आपके एम्प्लॉय का वर्क इफिशिएंसी इंप्रूव होता है क्योंकि उसको फिर आधा काम इस सिस्टम में आधा काम उस सिस्टम में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको रेडीमेड रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, आपके सन्डे डेटर्स के रिपोर्ट्स, सन्डे क्रेडिटर्स के रिपोर्ट, आपके बैंकिंग के रिपोर्ट्स इजीली मिल जाते हैं। तो आप उसको अच्छे से रोटेट करके, मतलब आपका जो एसेट्स है उसको बेटर रोटेट कर सकते हो। अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके एम्प्लॉय पहले घंटों मैनुअल काम करते रहता था, एक्सेल में टाइम स्पेंड करता रहता था। ठीक है, अभी वो सब चीजें सारे आपको एसएपी में मिल जाती है तो आपका समय जो है वो बचता है। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अब एसएपी सिस्टम में सारी चीजें आपको मिल जाती है। एक एंट्री आपने पास किया तो आपने देखा एंट्री पास किया, तुरंत आपका परचेस रजिस्टर अपडेट हो गया, तुरंत आपका बैलेंस शीट भी अपडेट हो जाता है, तुरंत आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अपडेट हो जाता है। तो कस्टमर इज वेरी हैप्पी विथ यूजिंग द एसएपी सिस्टम। देन एंश्योर कंप्लायंस विथ ऑल रेगुलराइजेशन। रेगुलेशन मतलब क्या है, आपका जीएसटी का आप सेटअप जो है एसएपी में कर सकते हो, टीडीएस का सेटअप आप एसएपी में कर सकते हो, या फिर जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेशंस वगैरह एक्साइज वगैरह है, वो सारे आप एसएपी में सेटअप कर सकते हो। ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट टास्क, आप सिस्टम को बता सकते हो, अगर मान लीजिए आपको वेंडर को पेमेंट करना है, हर महीने के 7 तारीख को आपके जितने भी वेंडर का पेमेंट ड्यू है ऑटोमेटिकली चले जाना चाहिए। तो सिस्टम में आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ये ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट कर देगा। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, आप मान लीजिए एसएपी में आपको कोई ऐसी रिपोर्ट चाहिए जो एसएपी में अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी कस्टम रिपोर्ट बना सकते हो। रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अब शुरू शुरू में क्या होता है, एसएपी सॉफ्टवेयर काफी महंगा है, तो इसको छोटे मोटे 100-200 करोड़ वाली जो कंपनियां है ना, वो एफर्ट नहीं कर सकती। इसको 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ वाली जो कंपनियां होती है, ऐसी कंपनी इसको अफोर्ड कर पाती है। तो एसएपी सॉफ्टवेयर इज लिटिल कॉस्टली सॉफ्टवेयर। तो शुरू में उनको आईटी कॉस्ट ज्यादा आता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका आईटी कॉस्ट जो है बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, देन डेवलप बेटर डिसीजन मेकिंग। आपने एक एंट्री पोस्ट किया, तुरंत आपको बैलेंस शीट मिल जाता है, तुरंत आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाता है, आपको डेटर्स रिपोर्ट, क्रेडिटर्स रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट सारी मिल जाता है। तो आपका डिसीजन मेकिंग बड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये हो गया एडवांटेजेस फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कमिंग टू भाई मेरे लिए क्या फायदेमंद है एज एन एम्प्लॉय, एज एन इंडिविजुअल। सो एसएपी सॉफ्टवेयर इज वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू लर्न। जब आप एसएपी सॉफ्टवेयर सीखते हो और अपने बायोडाटा में डालते हो कि भाई हमने एसएपी का एमएम मॉड्यूल किया है, एसडी मॉड्यूल किया है या फाइनेंस का मॉड्यूल किया है, आप अपना सीवी जो है लिंक्डइन, नौकरी और शाइन और जो भी वेबसाइट्स वगैरह है वहाँ पे अगर आप डालते हो तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है। अब जैसा मैंने कहा था कि एसएपी सॉफ्टवेयर महंगा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसको छोटा मोटा कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाता है।
तो जो भी कंपनी का ऑफर आपको आएगा वो कंपनी बड़ी रहती है, और बड़ी कंपनी जो है वो सैलरी अच्छा देती है। अगर आपको सैलरी अच्छा मिल रहा है, आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपका सोसाइटी में रेपुटेशन अच्छा बनता है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका रेपुटेशन अच्छा बनता है कि भाई बंदा अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है। नाउ कमिंग टू द सिलेबस, हम लोग सिलेबस में क्या क्या कवर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम का एसएपी सिस्टम आर्किटेक्चर और लॉगिन प्रोसेस समझते हैं। तो जैसा आपके पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर जो भी रहेगा, आपके सिस्टम में हम लोग एसएपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देते हैं, और आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके देते हैं, ताकि आप लोग जो है घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सको। हमारा मेन जो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स विद कंपनी कोड कॉन्फ़िगरेशन। अब कंपनी कोड कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रांड न्यू कंपनी, फॉर एग्जांपल सुज़लॉन एनर्जी का हमने लिया था, एक ब्रांड न्यू कंपनी कल तक जो एसएपी में नहीं थी, उसको एसएपी में लेके आते हैं, और उसको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेवल तक लेके जाते हैं। तो जिसमें हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट मतलब एक प्रकार से जीएल का स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो उससे आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। एक बार ट्रायल बैलेंस बन गया तो आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उससे बन जाता है। इसके बाद हम लोग इसमें फिस्कल ईयर वेरिएंट मेंटेन करते हैं। फिस्कल ईयर मतलब फॉरेन जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो फिस्कल ईयर वर्ड यूज करते हैं। हम लोग इंडिया जनरली जो इंडिया में हम लोग उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल टर्म में। अब हर कंट्री का अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। कैन यू प्लीज पुट योर डिवाइस ऑन म्यूट अजय, आई एम गेटिंग सम नॉइज। ठीक है, ओके। सो हर कंट्री का अपना एक सेपरेट फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसा इंडिया के केस में अप्रैल से मार्च है, अमेरिका के केस में जनवरी से दिसंबर है, कोई जापानीज कंट्री है, जापानीज कंपनी है, वो जुलाई से जून फॉलो करती है। तो हर एक के हिसाब से हम लोग फाइनेंशियल ईयर जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये जो मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रेनिंग रहेगा। यूनिवर्सल ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आप अमेरिकन कंपनी के लिए भी काम कर सकते हो, जर्मन कंपनी के लिए भी काम कर सकते हो, इंडियन कंपनी के लिए भी काम कर सकते हो, ठीक है। देन जनरल लेजर, तो यहाँ पे आपका टेक्निकल ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे आपको 3 टाइप की ट्रेनिंग मिलेंगी। एक हो गया टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग कंपनी सेटअप करते हैं। दूसरा है आपका फंक्शनल ट्रेनिंग, एक बिजनेस यूजर क्या काम करता है, एक अकाउंटेंट क्या काम करता है, उसका ट्रेनिंग आपको सेकेंड चैप्टर में मिलेगा, जिसमें आपको सिस्टम में अकाउंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, आपका स्टॉक अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे। इसके बाद इसमें सिस्टम में एंट्री कैसी पास होती है, जैसे अभी मैंने आपको परचेस एंट्री पास करके दिखा है, तो ये एंट्री कैसी पोस्ट होती है, आपको अगर पेमेंट करना है तो फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट कैसा होता है, रिपोर्ट्स कौन सी मिलती है, ये सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिजनेस पार्टनर फंक्शनलिटी। अब बिजनेस पार्टनर कौन होता है, जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो हमारा वेंडर जो है, सप्लायर जो है, वो हमारा एक बिजनेस पार्टनर होता है, जो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। हमारा कस्टमर भी हमारा बिजनेस पार्टनर होता है, जो हमारे प्रोडक्ट खरीद के हमको प्रॉफिट दिलाता है। हमारा एम्प्लॉय भी हमारा बिजनेस पार्टनर होता है, जो हमारी कंपनी में काम करके हमारी कंपनी को ग्रो करने में मदद करता है। तो इसमें हम लोग बिजनेस पार्टनर फंक्शनलिटी में 2 प्रोसेस सीखने वाले हैं। अकाउंट्स पेएबल, जो कि आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स की प्रोसेस है, इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रोक्योर टू पे प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इस प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती है, सबसे ज़्यादा जॉब मिलते हैं, निकलते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका अकाउंट रिसीवेबल प्रोसेस, इसमें इसके बाद सेकंड नंबर पे इसमें आता है। तो अकाउंट्स पेबल में हम लोग क्या करते हैं, फुल्ली परचेस प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसमें आपका जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो और जिस भी सप्लायर से चाहिए, तो उस सप्लायर के नाम से हम लोग परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं। फिर आपका जो सप्लायर है वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, आप उसको रिसीव करते हैं, मतलब जब आपका जो रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री गेट पे आता है, आप उसका इन्वर्ट करते हो, तो उसकी रिसिप्ट की एंट्री होती है। फिर वेंडर आपको बिल इशू करता है, तो आप परचेस की एंट्री पास करते हो, मतलब वेंडर की इनवॉइस पोस्ट करते हो, और ये सारा चीज़ें क्रेडिट में होता है। क्रेडिट में होता है, इसका मतलब आपको वेंडर को पेमेंट भी करना पड़ेगा, फिर आप पेमेंट की भी एंट्री पास करते हो सिस्टम में, ठीक है। तो ये सारी एंड टू एंड प्रोसेस आपको अकाउंट्स पेबल में सीखने को मिलेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको P2P कहते हैं, और P2P का फुल फॉर्म है प्रोक्योर टू पे। अकाउंट रिसीवेबल में हम लोग सेल साइड देखेंगे। हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो हमारे कस्टमर को बेचते हैं। तो जिस कस्टमर को हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके नाम से हम लोग सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, उसके नाम से हम लोग बिलिंग करते हैं। जब बिलिंग करते हैं तो आपका कस्टमर अकाउंट डेबिट होता है, आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। फिर कुछ दिन बाद आपका कस्टमर जो है आपको पेमेंट करता है, तो पेमेंट रिसीव करते हो, पेमेंट आपके बैंक में आता है, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट होता है, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये सारा चीज़ें हम लोग एंड टू एंड सीखने वाले हैं। इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में O2C की प्रोसेस कहते हैं।
O2C का फुल फॉर्म है ऑर्डर टू कैश, ठीक है। देन टैक्स प्रोसीजर, तो यहाँ पे मैं आपको ग्लोबल टैक्स प्रोसीजर और इंडिया टैक्स प्रोसीजर जिसमें मैं जीएसटी पढ़ाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्योंकि एसएपी सॉफ्टवेयर जो है ग्लोबल सॉफ्टवेयर है, इसमें आपका अर्जेंटीना का भी टैक्सेशन है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, बेल्जियम का भी है, ब्राजील है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, चिली, चाइना, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिया के भी टैक्स टैक्स प्रोसीजर मिलेगा, मतलब टैक्सेशन मिलेगा। देखिए ये इंडिया का है, पहले ये पुराना वाला था, वैट वाला था, अभी ये जो है ये जीएसटी के हिसाब से उन्होंने नया सेट किया है, ठीक है। तो ये ग्लोबल टैक्सेशन कैसा होता है वो हम लोग सीखेंगे। आपका इंडिया टैक्सेशन जीएसटी कैसा होता है वो सीखेंगे। उसके बाद हाउस बैंक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो ये बड़ी कंपनी होती है इनके 99% जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बैंकिंग के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो इनका बैंक में करंट अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है, फॉरेक्स अकाउंट होता है, ओडी अकाउंट होता है, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है, ठीक है। तो इसमें एसएपी में बैंक अकाउंट्स कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, बैंकिंग के ट्रांजिशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। एनी क्वेश्चन सो फार अजय, चीज़ें समझ में आ रही है? हेलो अजय, चीज़ें समझ में आ रही है? जी 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 जी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, देन बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन मतलब क्या है? कंपनी की बुक्स में बैंक का अकाउंट और बैंक की बुक्स में कंपनी का अकाउंट, अगर दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंसेस है तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है वो पता करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन की प्रोसेस कहते हैं। मान लीजिए आपका एक आपके बैंक में अभी 4 लाख रुपए जमा है, ठीक है। आपको आपके कस्टमर ने 1 लाख रुपए दिया है। आपने क्या कर लिया, आप आपके सिस्टम में इमीडिएटली उसकी एंट्री पास कर लिया 1 लाख रुपए की। तो अभी आपका आपके सिस्टम में आपका बैंक का बैलेंस है 5 लाख रुपए। फिर वो चेक आपने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया, बट वो चेक बैंक में आपके क्लियर ही नहीं हुआ है। और आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि आपका बैंक में 5 लाख रुपए, लेकिन बैंक बोलता नहीं आपका तो मेरे पास में 4 ही लाख रुपए है, क्योंकि कस्टमर का जो चेक आपने आपके बैंक में जमा करने डिपॉजिट किया था वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। तो ये डिफरेंस पता करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन की प्रोसेस कहते हैं। तो ये प्रोसेस एसएपी में कैसे काम करती है वो सारी चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। देन हो गया ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन। तो जो बड़े कंपनीज होते हैं इनके सप्लायर भी थाउजेंड्स में होते हैं। तो मान के चलिए आज के तारीख में मुझे उन 1000 वेंडर में से 300 वेंडर का पेमेंट करना है। तो ये प्रोग्राम क्या करता है कि उन 1000 वेंडर में से जिस 300 वेंडर का पेमेंट आज ड्यू है उन वेंडर का पेमेंट सिस्टम से ही 300 वेंडर का पेमेंट हो जाता है। आपको 300 मैन्युअली पेमेंट ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करता है ये हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। देन विथहोल्डिंग टैक्स, अब ये विथहोल्डिंग टैक्स वर्ड जो है ये ज़्यादातर जर्मन और अमेरिका वाले यूज़ करते हैं, हम लोग इसको टीडीएस नाम से बुलाते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये टीडीएस का फंक्शनलिटी एसएपी में कैसे काम करता है वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। देन फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन। अब ये फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन क्या होता है कि बड़ी जनरली जो बड़ी कंपनियां होती है उनके सप्लायर भी फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेन सप्लायर होते हैं, और उनके कस्टमर में भी फॉरेन होते हैं। मतलब आप रॉ मटेरियल भी बाहर से बुलाते हो और आपके प्रोडक्ट भी आप बाहर में बेचते हो। जब बाहर के कंट्री से आपका कोई बिजनेस होता है, ठीक है, तो आपको कोई तो भी ग्लोबल करेंसी यूज करना पड़ता है। यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया। आपकी करेंसी क्या है, इंडियन करेंसी। तो यूएसडी और इंडियन करेंसी के ट्रांसलेशन में हमेशा डिफरेंस आते रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक वेंडर है, यूएसए का है, उससे आपने $1000 का कोई चीज परचेस कर लिया, ठीक है। आपकी कंपनी इंडियन कंपनी है, तो आपको सारी रिपोर्टिंग जो है वो इंडियन रुपीस में करनी पड़ती। तो आपको डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे डॉलर का कोड यूएसडी है वैसे इंडियन रुपी का कोड है आईएनआर। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के तारीख में एक अमेरिकन डॉलर की कीमत इंडियन रुपीस में कितनी है, तो मुझे पता चलता है 91.93 पर 91.93 पैसा। तो इसको मैं $1000 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये होगा मेरा अमाउंट, मतलब इतने रुपीस से मैं मेरी
परचेस की एंट्री पास करूंगा। अब वेंडर ने आपको डॉलर का बिल दिया है तो आपको पैसे भी डॉलर में ही देना पड़ेगा, मतलब उसका पेमेंट भी डॉलर में करना पड़ेगा, ठीक है, पेमेंट भी आपको उसको डॉलर में करना पड़ेगा। अब डॉलर ये आपका करेंसी नहीं है, तो ये करेंसी आपका नहीं है तो आप सिंपली जाके बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते या चेक नहीं निकाल सकते, आपको बैंक के थ्रू वो डॉलर परचेस करना पड़ता है। जब आप बैंक के पास जाते हो कि भाई मुझे $1000 चाहिए, बैंक बोलता है आज की तारीख में $1 की कीमत 92 रुपीज 50 पैसा है। इसका मतलब बैंक में आपको 92,500 रुपीज जमा करना पड़ेगा, बैंक उसके बदले आपको $1000 देगा और आप वो $1000 अपने वेंडर को पे करोगे। वेंडर ने आपको $1000 का बिल दिया था, आपने उसको $1000 का पेमेंट कर दिया, उसका अकाउंट सेटल हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ा? फर्क मुझे पड़ा। जब मैंने परचेस की एंट्री पास किया था तब मेरा परचेस का अमाउंट था 91,930, लेकिन जब पेमेंट करने गया तब डॉलर का रेट बढ़ गया, तो मेरी जेब से, मतलब मुझे 92,500 पे करना पड़ा, तो मेरी जेब से 570 रुपये मुझे ज़्यादा खर्चा करने पड़े। इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लॉस। ये मेरा नुकसान हो गया। कभी कभी ये सिचुएशन फेवरेबल हो जाती है, मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप जब उसका पेमेंट करने जा रहे हो और बैंक को बोलते हैं कि मुझे $1000 चाहिए, बैंक बोलता है आज की तारीख में डॉलर का रेट 90 रुपीज, मतलब इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो गई है, आपको डॉलर जो है सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो आपको बैंक में 90,000 रुपीज ही जमा करना पड़ेगा। उस केस में आपको 1930 रुपीज का यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा। इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज गेन, ठीक है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अगर आप फॉरेन के वेंडर या कस्टमर के साथ में ट्रांजेक्शन करते हो फॉरेन करेंसी में और उसके फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण आपको लॉस होता है या गेन होता है, तो उसका आपको अकाउंटिंग करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस एसएपी में कैसे काम करती है वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन समझ में आया अजय? यस सर। ठीक है, चलो। इसके बाद फिक्स असेट अकाउंटिंग। अब फिक्स असेट अकाउंटिंग तो हम लोग 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं। फिक्स असेट अकाउंटिंग मतलब ऐसे असेट्स जो हम लोग हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए परचेस करते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिक्चर्स हो गया, कंप्यूटर एक्सेसरीज हो गया। इसकी अपनी एक लाइफ होती है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जैसी जिसकी लाइफ वैसा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन के भी टाइप्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल आपकी एक जैसी रहती है। दूसरा है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपकी हर साल कम कम होते रहती है। तो ये फिक्स असेट की प्रोसेस एसएपी में कैसे काम करती है वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बेसिकली ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। इसका यूज जो है वो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होता है। इंटरनल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, आपके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर मैनेजर, इनको उनके कंपनी में कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग चाहिए रहता है। तो इसमें हम लोग कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग और इंटरनल ऑर्डर अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको एसएपी में आईटी में करियर बनाना है, एसएपी फाइनेंस आईटी में करियर बनाना है, तो ये दो टॉपिक के ऊपर आपका कंट्रोल आना बहुत जरूरी है, एफआईएमएम इंटीग्रेशन और एफआईएसडी इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वैसे तो एसएपी में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपकी कंपनी में ये 4 मॉड्यूल तो पक्के इम्प्लीमेंटेड रहते हैं। एमएम मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म है मटेरियल मैनेजमेंट है। दूसरा आप मॉड्यूल है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग, पीपी बोलते हैं जिसको। तीसरा है आपका एसडी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथा है हमारा फीको, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, ठीक है। हर मॉड्यूल के प्रोसेसेस अलग होते हैं, इनके डिपार्टमेंट अलग होते हैं, इनके लोग अलग होते हैं। एमएम का काम है फैक्ट्री में रॉ मटेरियल परचेस करने का, रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद में वो पीपी वाले को दे देता है। पीपी वाले का काम है रॉ मटेरियल कंज्यूम करके फिनिश प्रोडक्ट बनाने का और सेल्स वाले को देने का, और सेल्स का काम है फिनिश प्रोडक्ट को सेल करने का कस्टमर को, ठीक है। अब जब रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो तो उसका अकाउंटिंग भी एंट्री होना चाहिए, आपका मटेरियल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, वेंडर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, फाइनेंस की होती है। जब ये एमएम वाला रॉ मटेरियल परचेस करता है तो इसका अकाउंटिंग एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट होना चाहिए। हम लोग बार बार एमएम वाले के पास पूछने तो जा नहीं सकते भाई आपने रॉ मटेरियल परचेस किया क्या,
तो हमको MM मॉड्यूल में कुछ सेटिंग करना पड़ता है ताकि जब भी MM वाला कोई भी मटेरियल परचेस की एंट्री या मटेरियल इन्वेंट की एंट्री करता है तो उसका अकाउंटिंग एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट होता है। तो उसके लिए हमको MM मॉड्यूल में कुछ सेटिंग करना पड़ता है। इस सेटिंग को हम लोग कहते हैं FIMM इंटीग्रेशन। MM स्टैंड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मॉड्यूल कैसा काम करता है उसका भी मैं आपको हाई लेवल में ओवरव्यू देता हूँ। इस एंटायर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं P2P की प्रोसेस, मतलब प्रोक्योर टू पे प्रोसेस। ठीक है, सेकंड है आपका FISD। अब यहाँ पे आपने मटेरियल आया तो मटेरियल डेबिट किया, यहाँ पे आपका फिनिश गुड बाहर जा रहा है तो आपका फिनिश गुड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। जो फिनिश गुड आपका बाहर गया है उसको बनाने में आपको कितना खर्चा आया उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए। बिलिंग एक्टिविटी भी जो है वो SD मॉडल में होती है, तो जब बिलिंग होती है तो आपका कस्टमर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट होना चाहिए। इसके लिए हमको SD मॉडल में भी कुछ सेटिंग करना पड़ता है और उस सेटिंग को हम लोग कहते हैं FISD इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें मैं आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल कैसा काम करता है उसका भी मैं आपको हाई लेवल में ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग O2C की प्रोसेस कहते हैं, ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। अगर मान लीजिए अगर आपका इस दो टॉपिक के ऊपर कंट्रोल आ गया और इंटरव्यू में आपके इंटरव्यू ने इस टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछ लिया और 10 में से आपने 6 क्वेश्चन का भी आंसर ईमानदारी से दे दिया तो आपका इंटरव्यू जो है वो पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, ओके। फिर आते हैं इसमें बहुत सारे आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिलते हैं, बैलेंस शीट रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, डेटर्स रिपोर्ट, क्रेडिटर्स रिपोर्ट। एसएपी बड़े बड़े कंपनीज में मंथ एंड कैसे होता है, ईयर एंड कैसा होता है, ईयर एंड होने के बाद में आपका बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस फ्रीज कर देते हो कि भाई अभी इसके बाद हमारी कोई भी एंट्री पिछले साल में नहीं होंगी। तो फिर वो जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जो आपके पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस रहते हैं वो नए साल में आपके ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की प्रोसेस कैसी होती है वो देखेंगे। इसके बाद रिव्यू ऑफ यूनिवर्सल टेबल। आप जो एसएपी में डेटा क्रिएट करते हो, ठीक है, वो डेटा कहीं ना कहीं एसएपी के डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। जैसा अभी हमने देखा परचेस की एंट्री हमने पास की और तुरंत हमको परचेस रजिस्टर मिल गया, इसका मतलब वो डेटा कहीं ना कहीं एसएपी में सेव है, तभी तो हमको तुरंत परचेस रजिस्टर मिल गया। ठीक है, तो ये डेटा एसएपी के कौन से डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ है एज अ एफआई कंसल्टेंट पर्सन आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हमारा डेटा, हमारा फाइनेंस का डेटा एसएपी के कौन से डेटाबेस में जाके स्टोर है ताकि उसको आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो और अलग अलग रिपोर्ट्स बना सकते हो। ठीक है, वैसे एसएपी से तो आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड रिपोर्ट मिल जाते हैं बट आप अपने भी कुछ अलग से रिपोर्ट्स बना सकते हो। अभी मैं आपको एक लाइव डेमो देने वाला हूँ। हम लोग एक सैंपल कंपनी क्रिएट करेंगे और देखेंगे एसएपी में कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। ठीक है, अच्छा, जितने भी टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया सारे टॉपिक के आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलने वाले हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मार्केट से परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा आप देखो कंपनी कॉन्फ़िगरेशन का डॉक्यूमेंट है, जीएल है, बिजनेस पार्टनर में अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, फिर आपका जीएसटी का है, आपका बैंक है। ठीक है, देन आपका टीडीएस है, फिक्स असेट है, एफआईएमएम इंटीग्रेशन, एफआईएसडी इंटीग्रेशन, मतलब सारे जितने भी प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए सारे के आपको डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं। अभी हम लोग कंपनी कोड कॉन्फ़िगरेशन का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये 95 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। जब ये 95 पेजेस का डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपका ब्रांड न्यू कंपनी रेडी हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ थ्योरी पार्ट है, ठीक है, कुछ थ्योरी पार्ट है, फाइनेंस का स्ट्रक्चर कैसा काम करता है वो हम लोग देखने वाले हैं। अभी हम लोग एक सैंपल कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन में। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको एक मास्टर कमांड यूज़ करना पड़ता है, SPRO। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SPRO सारे कमांड आपको इस छोटे से विंडो में टाइप करना है। SPRO यहाँ पे देखो, यहाँ एरो की से मैंने दिखाया है, आपको SPRO टाइप करना है और एंटर के बटन हिट करना है, कीबोर्ड की एंटर की बटन, एंटर। तो आप क्या है, IMG में आ जाते हो। ठीक है, अब ये आप एसएपी की आईटी स्क्रीन में आ गए। आईएमजी का फुल फॉर्म होता है इम्प्लीमेंटेशन गाइड और एसपीआरओ का मतलब होता है एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। मतलब आप कुछ तो भी एसएपी में नया कर रहे हो, नए में क्या कर रहे हो, तो आपको आईएमजी में जाना पड़ता है। क्लिक ऑन एसएपी रेफरेंस आईएमजी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाता है जहाँ पे या तो आपको कंपनी क्रिएट करना है, या तो आपको सेल्स ऑफिस क्रिएट करना है, या तो आपको प्लांट वगैरह बनाना है। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट में सारा चीज़ें दिया है। आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है तो यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ये एरो दिया है, इसको एक्सपांड करो
तो इसमें सब मेनूज मिलते हैं। फिर आपको कहाँ जाना है, डेफिनेशन में, तो हम लोग जाएंगे डेफिनेशन में। फिर आपको कहाँ जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो अब अगर आप फाइको मॉड्यूल पढ़ने के लिए आए हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाओगे, एसडी वाला एसडी करेगा, एमएम वाला एमएम करेगा। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने आए, हम लोग इसमें जाएंगे। और आपका कहाँ जाना है, आपको डिफाइंड कंपनी। ठीक है, तो डिफाइंड कंपनी में जाएंगे, यहाँ पे आपको दो आइकॉन दिखते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन का आइकॉन, एक घड़ी वाला आइकॉन। डॉक्यूमेंटेशन के आइकॉन पे जाते हो तो डिफाइंड कंपनी क्या है उसका डिटेल में आपको थ्योरी देता है, आप इसको फुर्सत में पढ़ सकते हो। ठीक है, घड़ी वाले आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, आपको सिस्टम के अंदर लेके जाता है। ठीक है, ये आपको सिस्टम के अंदर लेके जाता है। तो आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर ओवरव्यू, इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर ओवरव्यू, यहाँ लिखा है क्लिक न्यू एंट्रीज, और यहाँ पे न्यू एंट्री के बटन पे हाईलाइट भी किया हुआ है। आपका जो ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट है, अगर डॉक्यूमेंट आप ईमानदारी से फॉलो करते हो तो आपको बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एंट्री पे क्लिक किया। न्यू एंट्री पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे आ जाते हो। अभी आपको आपके कंपनी की इंफॉर्मेशन डालना है, तो यहाँ पे 1 डिजिट से लेकर तो 6 डिजिट तक आपको आपके कंपनी का कोड डालना है। मान लीजिए आपकी कंपनी सुजलॉन है तो सुजलॉन ही डाल सकते हैं, आपकी कंपनी फिलिप्स है तो फिलिप्स डाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं सैंपल ग्रुप ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे सैंपल कोड डाल दिया और कंपनी का नाम सैंपल ग्रुप ऑफ कंपनी। अगर आपके कंपनी का नाम बड़ा है तो सेकंड स्पेस भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। स्ट्रीट मतलब आपके कंपनी का एड्रेस, तो मैं जनरली खराड़ी एड्रेस डालता हूँ, आप अपना मोशी वाला एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, वहाँ का पिन कोड, पोस्टल कोड, सिटी, ये 3 चीजें आपको मैन्युअली डालना है। बट कंट्री, लैंग्वेज और करेंसी ये सिस्टम में ऑलरेडी रहता है। तो यहाँ पे है आपका ये जो कंट्री है, कंट्री के सामने जो व्हाइट बॉक्स है उसके ऊपर जब आप माउस से क्लिक करते हो तो एक छोटा सा सर्च आइकॉन आता है। इस पे अगर आप सर्च आइकॉन पे क्लिक करते हो तो आप देखेंगे कि एसएपी जो है 249 कंट्रीज इसमें सेटअप है। तो जैसा आपका अफगानिस्तान हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो अल्फाबेटिकली हमको हमारी कंट्री भी दिख जाएंगी। इंडिया, आई में इंडिया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इंडिया कंट्री आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में लैंग्वेज, फिर से ये व्हाइट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, इस सर्च आइकॉन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यू कैन कॉन्फ़िगर एसएपी इन 44 लैंग्वेजेस, अफ्रीकन लैंग्वेज, आपका बल्गेरियन लैंग्वेज, हिंदी इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंग्वेज। आप एसएपी हिंदी में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट विल कॉन्फ़िगर एसएपी इन इंग्लिश, डबल क्लिक। करेंसी, करेंसी भी एसएपी में 224 टाइप्स ऑफ करेंसीज आर देयर। ठीक है, अफगानी करेंसी, आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी, बांग्लादेशी टका करेंसी, हमारी करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। तो अल्फाबेटिकली आई में चलेंगे, इंडियन रुपी, डबल क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। हो गया आपकी कंपनी क्रिएट। देखिए पहले यहाँ पे 210 था, अभी 211 हो गया, आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। इस डॉक्यूमेंट में सारी चीजें बड़ी डिटेल में दी है विथ स्क्रीनशॉट कि कौन से स्क्रीन के बाद में क्या इंफॉर्मेशन डालना है। तो जैसे मैंने कहा था आपको, हमको चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसा बनता है वो देखेंगे। इसमें हमारे अकाउंट्स ग्रुप क्रिएट होते हैं, अकाउंट्स ग्रुप हमारे चार तो ये टाइप के होते चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक एक बनाने पड़ेंगे या उसको तो कुछ टेम्पलेट टेम्पलेट भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं? हैं। टेम्पलेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अपलोड एक एक भी बना सकते हैं, टेम्पलेट भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। नंबर ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स बहुत रहेंगे ना? नहीं नहीं, नंबर चार्ट ऑफ, एक सेकंड ना, एक सेकंड। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ट ऑफ अकाउंट बना सकते हैं। देन जैसा हमने डिस्कस किया कि हम लोग इसमें ना अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो आपके 4 प्रकार के अकाउंट्स ग्रुप होते हैं। 2 आपके बैलेंस शीट के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे बना सकते हैं, तो मेनली 4 ही होते हैं। बाद में इसको आगे आप स्प्लिट कर सकते हो। तो बैलेंस शीट के 2 होते हैं, असेट और एक लायबिलिटी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 ग्रुप होते हैं आपके, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये ग्रुप कैसे बनते हैं वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। देन आपका इसमें आपका फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर कैसा बनता है। अलग अलग टाइप के कैलेंडर्स होते हैं, जैसा ये जापान का कैलेंडर है, जापानी कंट्री का, जुलाई से जून का है।
एक कैलेंडर आपका जनवरी से दिसंबर का होता है, हमारा इंडिया का जो कैलेंडर होता है वो अप्रैल से मार्च का होता है। तो ये कैलेंडर कैसे कैसे बनते हैं एसएपी सिस्टम में, वो सारी चीज़ें सीखने वाले। तो ये जब आपका पूरा 95 पेजेस का डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है, तब एक ब्रांड न्यू कंपनी आपके एसएपी सिस्टम में आ जाती है। ठीक है, चलो सिलेबस में वापस आएंगे। इसके बाद ये कोर्स करने के बाद आपके दो प्रोफाइल ओपन होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो, आपको प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, तो शुरू-शुरू में आप एज़ अ एंड यूज़र जॉब कर सकते हो। मतलब एज़ एन अकाउंटेंट किसी भी ऐसे कंपनी में आप जॉब सर्च कर सकते हो, जहाँ पे एसएपी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो आप उनके अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट, रिसीवेबल डिपार्टमेंट, कंट्रोल, ट्रेजरी, फिक्स असेट, इस टाइप के डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप टेक्निकली काफ़ी अच्छे स्ट्रांग हो, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आती है, आप कंपनी वगैरह अच्छे से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो आप फीको कंसल्टेंट का जॉब कर सकते हो, मतलब आईटी प्रोफाइल का, जिसमें आपको सिस्टम ओके डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन जैसा भी हमने कंपनी कॉन्फ़िगर किया, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। रिज्यूम कैसा बनता है और उसका इंटरव्यू का प्रिपरेशन वगैरह कैसा कर होता है, उसका भी हम लोग गाइडेंस देते हैं। देन आपका जो भी आप टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारे का आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। लाइव सेशन हमारे मंडे टू फ्राइडे होते हैं, ठीक है, 1 आवर। ओके ओके और जो भी सेशन होते हैं उसका रिकॉर्डिंग होता है और इमीडिएटली आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है। जैसे ही क्लास खत्म हो गया, आपको रिकॉर्डिंग हम लोग शेयर कर देते हैं। ठीक है, वीकली बाय वीकली एक प्रैक्टिकल सेशन भी होता है। मतलब आप जितना भी हमने पढ़ा है आप प्रैक्टिस करते हो, और आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसका जो ड्यूरेशन है वो करीब 3 से साढ़े 3 महीने का होता है। करीब 55 से 60 घंटे का यह कोर्स है, और इसमें हम लोग आपको एसएपी एस/4HANA सर्वर जो है वो 3 से 4 महीने का एक्सेस देते हैं। With this, I am done with my syllabus. I'll stop the recording.